हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। आपका पॉलिटिकल साइंस का 2011 का सॉल्व्ड क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसके जो पार्ट्स आने वाले हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वो आपको अपडेट हो जाएंगे यदि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। इसके साथ में अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे हमारा चैनल YouTube पर बना हुआ है GCSE NIS क्लासेस, ठीक वैसे ही हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ये PDF को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस, आपके सारे कंटेंट आप मुझसे पढ़ें, मैं आपके अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए और सुनते सुनते ही याद हो जाए। सोचिए, सुनते सुनते ही जब 80% चीज़ें याद हो जाएगी आपको तो एग्ज़ाम में आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार वन टाइम अफोर्डेबल प्राइस इसका है जो बिल्कुल आपके मोबाइल रिचार्ज जैसा है। तो आप इसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले लिखा है सेट ए। तो सेट ए में सबसे लिखा है यहाँ पर कि राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य की परिभाषा क्या होती है? देखिए, अगर राज्य की परिभाषा की हम लोग बात करें तो राज्य शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है। राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द को मतलब स्टेटस से बना हुआ है। तो अगर आप इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ पर कि स्टेटस शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति के सामाजिक स्तर। किसी व्यक्ति का सोशली क्या सामाजिक स्तर उसके बारे में धीरे धीरे इसका प्रयोग सारे समाज के लिए किया जाने लगा। स्टेटस आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ जी सर, स्टेटस तो हम व्हाट्सएप पे लगाते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? स्टेटस का मीनिंग क्या जा रहा है? तो यही तो है कि व्यक्ति के सामाजिक स्तर जो आप दिखाना चाहते हैं। तो ये लेकिन धीरे धीरे सारे लोगों के लिए होने लगा, तो एक राज्य का रूप ले लिया, तब इसको हम स्टेट बोलने लग गए। यहाँ पर अपने आधुनिक अर्थ में इसका प्रयोग जो है मैकियावेली ने किया था। सबसे पहले जो मैकियावेली ने आधुनिक वे में इसका प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है। सर घरे 2 नंबर का है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? देखिए, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप केवल अपना स्वार्थ देखें। ये इस चीज़ के लिए है कि कैसे हम पूरी सोसाइटी का और सबका भला कर सकते हैं। बट ये है कि भाई जो पावर में आता है तो फिर अपना लेवल में आ जाता है, अपने औकात में आ जाता है। सो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग, आपसी संबंध, सरकार के नागरिक आपसी संबंधों, राजनीतिक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं। इसमें सरकार के बारे में जानते हैं, सरकार की प्रक्रिया। जरूरी नहीं जो लिखा है वही आपको याद करना, रटना नहीं, आप समझ के अपने मन से भी लिख सकते हैं। सो दल, राजनीतिक दल, आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, या आप देखिए, अच्छा जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी देखेंगे, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लिख भी सकते हैं, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए जो है 2011 में ये सवाल ऐसा इतना ईजी सवाल पूछा है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करें यहाँ पर, अवसर की समानता से क्या है? अपॉर्चुनिटी, अवसर। अवसर जानते हैं ना आप लोग, मौका। तो 2 नंबर का सवाल है यहाँ पर, फिर 2 मार्क्स का सवाल है। तो सबके लिए समान अवसर और अवसरों की समानता का अर्थ यह है कि समाज में सभी नागरिक समान समझे जाने चाहिए। देखिए, सबको बराबरी का अधिकार और सबको समान अवसर मिलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप भी जानते हैं सोसाइटी और समाज में ऐसा नहीं होता। इसके कई सारे कारण हैं और शायद इसका आप पीछे बैक में कारण जानेंगे तो सबको समान अवसर देने के लिए ही कुछ पॉलिसीज बनाए गए, जैसे रिजर्वेशन वगैरह, आरक्षण वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें योग्यता के आधार पे होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं भी कहीं ना कहीं OBC कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं तो खुश होना चाहिए कि भाई मुझे बहुत सारे रिजर्वेशन, आरक्षण मिलते हैं, लेकिन मैं भी मानता हूँ इस बात को कि योग्यता होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो समाज में सभी नागरिक समान समझे जाने चाहिए। जाति, धर्म, वंश, रंग, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और अपने जीवन का विकास करने का सबके पास समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं
किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए ऐसा नहीं केवल मौलिक अधिकार होता है, मौलिक कर्तव्य भी, फंडामेंटल राइट्स तो होते ही होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन उनमें से कोई दो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी दो मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है संविधान का जो 42वां यानी 42वां जो संशोधन हुआ उसमें सन 1976 में पास हुआ था। संशोधन का मतलब होता है कि जब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अपडेट करना चाहिए। देखते हैं आपका मोबाइल वगैरह अपडेट होता रहता है, तो वैसे जब इसको अपडेट करना चाहिए तो इस मतलब संविधान को भी जो है अपडेट किया जाता है। तो नागरिकों द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य बनाए जोड़ा गया उसमें। मौलिक अधिकार तो थे ही थे, लगा यार मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। और इसमें सॉरी कोई दो इस प्रकार है। पहला ये है कि भाई सभी लोग संविधान का अच्छे से पालन करेंगे, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करेंगे, नेशनल एंथम और फ्लैग का हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा है कि भारत की प्रभुसत्ता, एकता यानी यूनिटी, अखंडता का समर्थन करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। ये हम सबका फंडामेंटल ड्यूटीज है, हालांकि 10 में से कोई दो है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, बाकी 8 क्या है आपको जानकारी याद रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2 मार्क्स से सवाल है। भारत के उपराष्ट्रपति कार्य की सूचीबद्ध की। देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति कई बार बीमार पड़ जाते हैं। ये कई बार राष्ट्रपति, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको जब आप इसका सिलेबस में पढ़ेंगे, तो कि जो राष्ट्रपति और उनके कुछ काम होते हैं, तो उनके काम कई बार वो बिजी भी हो सकते हैं, या कई बार वो जगह पे नहीं जा सकते, या बीमार है, या किसी वजह से भी राष्ट्रपति का चुनाव होना, बहुत सारे फैक्टर रीजन हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति बहुत काम आते हैं। तो उपराष्ट्रपति की अगर आप भूमिका देखेंगे तो सबसे पहला ये कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इस दृष्टि से उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसकी सुचारू रूप से संचालन करता है। दूसरा जो है आप देखिए, जब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वह जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो दो फंक्शन बता रहा हूँ। पहला फंक्शन तो ये हो गया यहाँ पर कि एक तो राज्यसभा का हो गया, यहाँ उपराष्ट्रपति होना चाहिए था, हालांकि राष्ट्रपति लिखा हुआ। एक तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो गया, यहाँ पे जो संचालन करना हो गया। और दूसरा यहाँ पर जो हो गया आपका कि राष्ट्रपति जो खाली होता है, मतलब कभी राष्ट्रपति उस नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पर काम आते हैं ये। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की जरा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, वो आपसे क्या कहता है कि राज्य के उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट, जो स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो जब आप बात करते हैं ना, किसी भी हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो उसका एक लिमिट होता है, उसका भी एक क्षेत्र का अधिकार होता है, तो उसका उल्लेख करना है। सबसे देखिए उल्लेख करेंगे यहाँ पर कि भाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार सुरक्षा हेतु मुकदमा डाल सकता है। मौलिक अधिकार कोई भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसका ये है कि उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए मुकदमा डाल सकता है, परंतु जनहित के मुकदमे में किसी व्यक्ति या संस्था को किसी अन्य व्यक्ति या वर्ग के अधिकारों की रक्षा हेतु मुकदमा डालने का अधिकार है। तो ये भी हो सकता है कि अगर जो है हाई कोर्ट से मामला अगर हैंडल नहीं हो रहा है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में आगे याचिका दायर कर सकता है या रेफर कर सकता है, ये भी एक बात हो सकती है। आगे बात करते हैं। हालांकि इसमें केवल एक ही पॉइंट दिया, एक पॉइंट और आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर लिखेंगे। वो राज्य के मुकदमे सबसे पहले देखता है, जो मुकदमे आते हैं उसके लेवल पे आते हैं, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में देश का आता है, लेकिन राज्य की जो आप देखेंगे यहाँ पर क्षेत्राधिकार में ये भी होता है कि जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, वो राज्य सरकार को भी बीच बीच में समझौता दे सकती है, आदेश दे सकती है, या कई बार सलाह दे सकती है, कई बार डांटती भी है। जैसे केजरीवाल को बहुत बार बोला कि आप जो है सुरक्षा पर्यावरण के लिए जो है जितना बैनर लगा रहे हैं उससे थोड़ी ना जो है बहुत पर्यावरण सही हो जाएगा। आपको सही काम करना है तो पेड़ पौधे लगाइए, सही काम कीजिए। लेकिन नहीं, इनको तो बैनर से फुर्सत ही नहीं है। जितने भी नेता हैं, जितना वो बैनर में खर्च करता है, जितना प्रमोशन में चुनाव में खर्च करते हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो सब के सब में केजरीवाल सबसे नंबर 1 पे आते हैं। बाकी भी कम नहीं है, लेकिन इनका जो है हर चीज़ का नंबर 1 होता है। तो वही था भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाया था। बिहार का भी हाई कोर्ट है, उसने भी कई बार फटकार लगाते रहता है कई मामलों में राज्य सरकार को। तो हर राज्य का हाई कोर्ट को अधिकार होता है कि वहाँ की सरकार को वो बीच बीच में सलाह दे सकता है या कुछ ऐसा लगे तो बता सकता है। आगे यहाँ पर लिखा अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 2 मार्क्स का सवाल। इसका मीनिंग ये है कि अनुपातिक मतलब होता है यहाँ पर प्रोपोर्शनल रेशियो होता है यहाँ पर।
तो प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है चुनाव की एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से विभिन्न वर्ग, जातियों और दलों को अपने समर्थकों को संख्या के अनुपात से प्रतिनिधि सभाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, उसको आनुपातिक। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब आप एक माइनॉरिटी की बात करते हैं या आप जब बात करते हैं जनसंख्या का वो पार्ट जो कि कहीं ना कहीं पिछड़ा है, तो उनको वो अधिकार मिलता है कि अपने रेशियो के हिसाब से वोटिंग करके अपने सिस्टम से एक प्रतिनिधित्व यानी कि अपना एक लीडर वहाँ पर आगे कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग अनुपाती प्रतिनिधित्व कहते हैं, जब वहाँ पर अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से वोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उत्तरदायित्व का क्या महत्व होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उत्तरदायित्व का क्या महत्व है? देखिए, उत्तरदायित्व बहुत जरूरी होता है। उत्तरदायित्व का अत्यंत महत्व है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जितने भी हम नेता चुनकर भेजते हैं, जो इलेक्शंस जीतते हैं और हम उनको जिताते हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो पब्लिक के लिए काम करें, वह जनता के भले के लिए कानून बनवाए और इसके साथ ही समाज के सभी व्यक्तियों का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्र हेतु कार्य करे। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जो हमारा देश के अगेंस्ट जाना चाहिए। हम भी कोशिश करें कि हमारा भी कुछ कार्य ऐसा हो जो कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। शौचालय के में तो गांव-गांव में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, हम खुले में शौच नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो राष्ट्र के हमें काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, पंचशील के किन्हीं 2 सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। पंचशील यहाँ पर लिखा है, पंचशील के किन्हीं 2 सिद्धांत। पहला, एक दूसरे के परदेशी का अखंडता तथा संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना खड़ा करना। देखिए, मेरा मीनिंग कभी ये नहीं रहा है कि मैं आपको केवल वीवीआई करके समझा दूँ, रटवा दूँ। ऑलरेडी इसका 5 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अपलोड मैं कर चुका हूँ हर सब्जेक्ट का। इसमें मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि इससे आपको जो है एग्जाम में हेल्प मिल सके। हाँ, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं हंसी मजाक के साथ बढ़िया तरीके से, तो आप मेरा सिलेबस जो है परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको इतना कम चार्ज में कहीं नहीं मिलेगा और वहाँ पर आप विशेष तरीके से आप इसको सीख पाएंगे और तैयारी बताऊँगा मैं। तो एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता, हम किसी को तोड़ेंगे नहीं, साथ में संप्रभुता मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की हम लोग भावनाओं का भी सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। दूसरा जो है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का संकल्प, हम एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को बेवजह कोई इंटरफेयर नहीं करता है, वो जो कर रहा है करने देता है, दूसरा स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, एक दूसरे का अखंडता वगैरह पर भी कोई सवाल नहीं उठाता है। तो ये इसको पंचशील सिद्धांत हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है? फाइनेंशियली आपातकाल, इमरजेंसी, इसके प्रभाव क्या होंगे? देखिए, जब देश की आर्थिक तंगी जूझ रहा होता है तब संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरा से घोषणा करता है। हमारे भारत में 1991 में जो है ये समस्या आई थी, जब उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जितना शुक्रगुजार करें उतना कम है। हाँ, मे भी कुछ लोग कांग्रेस के अगेंस्ट हो सकते हैं, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और एक जो आपके मनमोहन सिंह हैं, उनकी योग्यता और विद्वान पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के टाइम जब 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं था, पावर होते हुए भी नहीं पावर था, बाकी रीजन आप सभी जानते हैं। तो मैं उस टाइम की बता रहा हूँ जब वो वित्त मंत्री थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने उस कंडीशन में देश को निकाला जब केवल 15% की हालत पे, जीडीपी पे हम लोग आ गए थे। श्रीलंका से बुरी स्थिति हमारी हो सकती थी। तो हमने आईएमएफ पे, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक वगैरह से काम लोन लिया, उसको आगे बढ़ाया। फिर ग्लोबलाइजेशन, कुछ नई नई पॉलिसी लाया, एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो इनमें पर भी जो काम किया गया, तो बहुत ही बढ़िया काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो वहाँ उस समय जो है हम आर्थिक तंगी बोल सकते हैं वहाँ पर। तो वित्तीय आपातकाल के प्रभाव इस प्रकार हैं कि राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय मामलों के आदेश और निर्देश भेज सकती है। ये काम राष्ट्रपति का होता है, यानी प्रेसिडेंट का है। और जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे में परिवर्तन कर सकता है। अगर लगेगा उसको कि भाई देश की ज़रूरत है, तो जो टैक्स, जो हिस्सा स्टेट को जाता है, हम लोग टैक्स देते हैं, उनमें से ज़्यादा हिस्सा वो केंद्र को भी दे सकता है, सेंट्रल को भी दे सकता है। और तीसरा ये कि भाई राष्ट्रपति राज्यपालों को राज्यों के वित्तीय विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए भेजने को कह सकता है कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में किस तरीके से विधेयक है, कानून है, आप मुझे भेजिए, हम देखना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर है, जो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर जो टाइम 14 मिनट्स का हो गया है।
चलिए इसको भी हम एक पेज और कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है फिर आगे हम इसका पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आगे है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। देखिए संवैधानिक मामले में जैसे दीवानी मामले हुआ, एक फौजदारी का मामला होता है, तो फौजदारी मुकदमे में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय के विरुद्ध हम कुछ परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में अगर लगता है कि भाई वो चीज़ें नहीं हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और एक विशेष अपील होती है। विशेष अपील का मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बहुत ही विस्तृत, इसके कारण बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय बोल देगा, मतलब एक विशेष अपील है, वो चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है, बोल सकता है, बट ऐसा करता नहीं है वो। लेकिन कई बार जो है उसका जो अपील होता है वो विशेष अपील, मतलब उसको सर्वोच्च माना गया है, जो बोल दिया फाइनल तो फाइनल। फिर सरकार भी कुछ, प्रधानमंत्री भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का वो होता है। भारत के निर्वाचन आयोग की रचना और किन्हीं दो कार्यों का। देखिए निर्वाचन आयोग क्या होता है, चुनाव करवाता है। जब चुनाव के टाइम में जो है सरकार चल रही होती, कोई भी सरकार चल रही होती है, तो उस टाइम पे जो है वो सरकार निष्क्रिय हो जाती है, अनएक्टिवेट किया दिया जाता है उसको। तो जब वो एक्टिवेशन ख़त्म हो जाता है तो कौन उस राज्य को चलाएगा, तो चुनाव आयोग उसको कंट्रोल करती है और उसके बाद जो है पूरा चुनाव वगैरह करवाती है। किसी पार्टी से मतलब उसका नहीं होता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की रचना जो है, भारत के निर्वाचन आयोग गठन संविधान की धारा 32 के अंतर्गत किया जाता है, और जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व एक निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग के दो कार्य होता है, संसद और राज्य विधानमंडल के जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको सुचारू रूप से काम करवाना, और दूसरा ये होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव को भी संपन्न ये करवाती है। तो दोनों जगह के चुनावों को संपन्न करवाती है, क्योंकि जो चुनाव मैं आपको बोल रहा हूँ संसद का, पार्लियामेंट का, और साथ में जो स्टेट लेवल के विधानसभा का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये हम लोग इलेक्शन वोटिंग करते हैं तो होता है। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं कि इनडायरेक्ट होता है, मतलब प्रेसिडेंट और उनके जो साथ में एक और प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हो गए, उन लोगों का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, उसको भी यही संपन्न कराता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, जनमत के अर्थ और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जनमत का मतलब होता है ना, जब लोगों का सपोर्ट होता है उसी को जनमत कहते हैं हम लोग। तो जनमत का अर्थ है जनता की राय। सो अर्थात सार्वजनिक मामलों पर जो सरकार के सामने है या आ सकते हैं जनता की राय, परंतु किसी भी प्रश्न पर सब लोगों की राय एक नहीं हो सकती, आप सभी जानते हैं। सो क्योंकि व्यक्तियों की सोचने का ढंग अलग अलग, भाई दिखते भी अलग अलग हैं, ऐसा लिखा नहीं है। जन कल्याण की भावना से प्रेरित सार्वजनिक मत को जनमत कहते हैं, जो जन कल्याण के लिए काम हो उसके लिए। जनमत की विशेषताएं इस प्रकार है, भाई शासन का आधार क्या बेस है, सरकार के लिए मार्गदर्शक, विधानमंडल की निरंकुशता पर प्रतिबंध, और विधानसभा अगर कोई निरंकुश काम करता है तो उसका भी कंट्रोल करेगा। जनमत की राय यही है, हम लोग देखते हैं कुछ भी बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा, और जनमत सरकार को दृढ़ बनाता है। तो जनमत बहुत जरूरी है। पब्लिक की राय क्या है, आजकल तो सोशल मीडिया खूब चलता है पब्लिक की राय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका। देखिए मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ह्यूमन राइट्स वाले, तो गैर सरकारी संगठन जिसको एनजीओ टाइप का बोलते हैं, उनका क्या भूमिका होती है। देखिए मानव अधिकारों को लागू करवाने में बहुत से गैर सरकारी संगठनों की सराहनीय भूमिका, इन्हीं लोगों के सपोर्ट और प्रयासों से ये संभव हो पाता है। इन्हें लागू करवाना प्रत्येक देश का कर्तव्य है, लेकिन विश्व भर में कुछ गैर सरकारी संगठन इस क्षेत्र में एक्टिव है। मानव अधिकारों को उल्लंघन के मामलों में संबंधित सरकार को नोटिस लाते हैं। सरकार जो भी वहाँ होती गलत हो रहा होता है वहाँ एक नोटिस देते हैं और उन पर कार्यवाही के लिए दबाव बनाते हैं कि आप क्यों वहाँ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ये उन मामलों को भी उजागर करती है जिनमें मानव अधिकारों की अनदेखी की गई है। पर ह्यूमन राइट्स वाले भी कई बार, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, दो नीति पर चलते हैं। अफगानिस्तान में इतना कुछ हलचल हुआ, कोई ह्यूमन राइट्स की आवाज़ नहीं आई। रसिया यूक्रेन लड़ाई हो रही है, वहाँ पर भी या अमेरिका केस में आता है, ह्यूमन राइट्स वाले चुप रहते हैं। लेकिन भारत का अगर कश्मीर का थोड़ा मुद्दा आता है या धारा 370 हटने की बात आई तो ह्यूमन राइट्स वाले आकर देखते हैं कि भाई सब ठीक तो नहीं है, झगड़ा तो नहीं हो रहा। तो ह्यूमन राइट्स वाले भी लगता है आदमी देखकर काम करते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। हालांकि ह्यूमन राइट्स अच्छी बात है, काम करती है, लेकिन कई बार जो है ये मतलब कई बार पावरफुल देश या कुछ मामलों में ये चुप रह जाती है। ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि करंट अफेयर बाकी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मुझे लगता है। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है, अपना काम ये करती है। आगे यहाँ पर लिखा है कि भारत को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। अमेरिका कैसे भारत की मदद करता है? अच्छा जी, करता है। लिखा है आज अमेरिका भारत के साथ कई विषयों पर
सहयोग, विशेषकर सूचना तकनीकी और परस्पर सहायता और मित्रता के संबंध बनाए हो। आप अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से शुरू से घूम ही तो रहे हैं और घूमते घूमते अच्छी दोस्ती बना ली। एक दूसरे के यहाँ जाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो आज दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हो चुके हैं। अमेरिका जानता है कि प्रभावकारी शक्ति सिद्ध हो सकता है। 2000 जानता है भारत के साथ दोस्ती अच्छी बात है, सीधी सी बात है। तो 2007 में भारत के साथ अमेरिका ने परमाणु संधि की, जिसके आधार पर भारत परमाणु शक्ति माने जाने लगे। तो जो परमाणु संधि था, जो एटॉमिक वेपन्स का था, वहाँ पर उन्होंने एक संधि किया भारत के साथ में, याद रखिएगा 2007 में किया था, ये डेट आप याद रखिएगा। और दूसरे देशों से परमाणु शक्ति खरीद सकता है, भारत भी खरीद सकता है, ये अधिकार मिला था। जनवरी 2009 में अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, जो अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा हितैषी कहता है। तो 2009 में जो अमेरिका में नया राष्ट्रपति हुए, वो भारत को बोले बहुत बढ़िया हितैषी समझता है। बाकी तो आप डोनाल्ड ट्रंप को इसके पहले जान रहे थे, अभी आप जान ही रहे, अभी राष्ट्रपति जो है। तो जितने भी राष्ट्रपति हैं, अभी अमेरिका के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा या मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि अमेरिका कितनी क्या मैं बोलूँ उसको, चलिए पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कितनी बड़ी हस्ती कहते हैं, या झगड़ा कराने वाला, या मतलब जो कहिए कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो हंसते हंसते मीठा करते करते जो है मीठा जहर डाल देते हैं, वही काम अमेरिका करता है। क्योंकि हथियार बेचने का देश है, तो इसी लाइन से अब मैं समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ। टॉर्च बेचने वाला क्यों चाहेगा कि लाइट हो, तो हमेशा चाहेगा अंधेरा कायम रहे। तो अमेरिका का भी यही होता है कि लड़ाई झगड़े होते रहे ताकि हथियार बेचता रहे वो। आगे बात करते हैं यहाँ पर श्रीलंका में तमिल भारतीयों की समस्या की व्याख्या। देखिए श्रीलंका में हमेशा दो भाषाओं पर हमेशा प्रॉब्लम रहा है, एक तो तमिल और एक वहाँ सिंहली भाषा है। सिंहली भाषा वाले कहते हैं कि हम श्रीलंका के पुराने हैं, पक्के हैं। तमिल वाले कहते हैं कि जैसे आज़ादी से पहले जो है अंग्रेज लोग जो ले गए थे वहाँ पर, वहाँ पर तमिल लोगों को, तो वो वहाँ बस गए। तो ये लोग भी कहते हैं हम भी श्रीलंका के, पर सिंहली लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं आप हमारे देश के नहीं हो। तो इन दोनों के बीच में हमेशा लिट्टे पार्टी बनी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। 2009 में ख़त्म भी हो गई थी और बहुत मार काट मचाया सिंहली लोगों ने, बहुत दरिंदगी किया, बहुत ज़्यादा किया। वो तो बुक में पढ़ना भी नहीं होता जितना ज़्यादा उन लोगों ने सिंहली लोगों ने किया है वहाँ पर। आज देख लीजिए हालत क्या है श्रीलंका की। खैर भारत सरकार ने भी एक बार मदद भेजा था, लेकिन फिर उसको वापस लेना पड़ा। आगे हम लोग बात करते हैं, कितना टाइम हो गया, 22 मिनट का। देखिए यहाँ पर लिखा है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक बड़ा मुद्दा है और इसमें कई बार भारत श्रीलंका संबंध पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि तमिल लोग, वो सिंहली लोग कहता तुम भारत के, और सच में तमिल लोग भारत का ही बसिंदा है। तो श्रीलंका में बहुत संख्या वहाँ के मूल निवासी सिंहलियों की है, ये लेकिन सिंहलियों की है, जबकि 18% जनसंख्या भारतीय मूल तमिलों की है। वहाँ पर तमिल लोगों की 18% है वहाँ पर। यह तमिल जनसंख्या का उत्तर पूर्व के बसा हुआ है। तो राज्य के रूप में श्रीलंका की मांग कर रहे हैं, एकात्मक, एक होना चाहिए, बहुसंख्यक वर्ग कर रहे हैं कि हमारा सिंहली हमारा हो, जो हम कहेंगे हमारा धर्म का हो, हमारा एक धर्म का हो। लेकिन तमिल लोग उसमें विरोध करते हैं, तो इसमें इनकी लड़ाई खूब घमासान चलती है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पर है कि मार्क्सवाद की मूल मान्यताएं क्या है। मार्क्सवाद अथवा उदारवाद की अवधारणा उन्होंने दिया था, उन दोनों में आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। देखिए उदारवाद होता है, लिबरलिज्म होता है। उदार का मतलब होता है थोड़ा सा किसी के लिए, जब आप उदार होते हैं मीन्स आप किसी के लिए थोड़ा सा दयालु होते हैं, कुछ आपके लिए काइंडनेस देते हैं, कुछ अच्छा प्रेफरेंस देते हैं। तो उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म लैटिन भाषा शब्द लिबरलिस्ट से निकला है, जिसका होता है स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र है ना वो। इस प्रकार उदारवाद वह अवधारणा है जो व्यक्ति की बुद्धि तथा विवेक में विश्वास रखता है, बुद्धि विवेक में विश्वास रखता है और उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की समर्थन करता है। सर टोरी का कहना है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, व्यक्तिगत पर्सनल जस्टिस, सिक्योरिटी मतलब आपका न्याय होना चाहिए, संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारे सिद्धांत पर व्यवहार है। वैसे तो उदारवाद के सिद्धांत समयानुसार बदलते रहते हैं, परंतु यह मुख्य रूप से व्यक्ति के विवेक, मानव स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, संवैधानिक, सीमित शासन, अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व बंधुत्व में विश्वास रखता है। उदारवाद जो है व्यक्ति और व्यक्ति, यही सारी चीज़ें यहाँ पर बार बार लिखा है। तो उदारवाद का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं। वैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ उदारवाद का कुछ और मीनिंग निकलता है, ठीक है। यहाँ उदारवाद का कुछ है, वहाँ अलग निकलता है। मौलिक अधिकारों के अर्थ और महत्व पर प्रकाश डालिए। मौलिक अधिकार, देखिए अभी आपने मौलिक कर्तव्य दो आपने देखा था, अब ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, मतलब राइट्स जो है, क्या क्या राइट है हमारे, या राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले तो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार कहते किसको हैं? ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स उनको कहते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है।
और वे मूल अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग किए बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, उसके बिना विकास नहीं होगा उसका। तो मौलिक अधिकार के महत्व इस प्रकार हैं कि जो ह्यूमन बोल रहा हूँ मैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाता है। जैसे आपको फ्री एजुकेशन 14 ईयर्स तक मिलता है, फ्री आपका सरकार की तरफ से मेडिकल सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वह सरकार की निरंकुशता पर भी रोक लगाता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वोट देने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर था वही सारी चीज़ें था, नीति आलोचनात्मक विश्लेषण तो खैर इसका नहीं दिया है। तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। और देखिए 25 मिनट हुआ है अभी, तो अभी और भी इसके पार्ट्स बनेंगे, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत मेहनत लग रहा है इस पे काम करने में, बहुत सेटअप वगैरह हमने तैयार किया है, और बहुत जल्द जो है आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से आ रहा है जिसमें एकदम ऐसा होगा कि एकदम जैसे आप देखेंगे तो पिक्चर के माध्यम से होगा। पहले मैं बोर्ड पे मेरा काम होता था, बोर्ड पे लिखने का, बट अब जो है क्रोमा की आप सभी जानते हैं, ग्रीन पर्दा जो होता है, हरा पर्दा के इफेक्ट से। तो इस तरीके से पूरा का स्टूडियो में तैयार कर रहा हूँ। उस स्टूडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारे सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह का, जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, और ऐसा लगेगा हंसते हंसाते मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तो क्वेश्चन आंसर है, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो टॉपिक बताऊंगा, जब एक टॉपिक पर आएंगे तो बढ़िया से सीखेंगे और रट जाएंगे आप, याद हो जाएगा सुनते सुनते। एग्जाम में तो आप ऐसे लिख के आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए प्राइस भी क्या रख रहा हूँ, बहुत ही कम प्राइस रख रहा हूँ, एकदम उतना तो आप लगभग जो है 2-3 महीने का मोबाइल रिचार्ज करवा लेते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, बहुत मेहनत लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, और इसका अगले पार्ट के लिए जो है एकदम रेडी रहना। और मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।